हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज विद जॉय। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड का साइंस 2 का चैप्टर नंबर 15 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि बहुत ही ह्यूज चैप्टर है जिससे हमने बहुत सारे पार्ट्स देख लिए। अब उसका पार्ट 4 यानी कि फाइनल पार्ट इस चैप्टर का, जिसमें मैं आपको देने वाला हूँ इस चैप्टर के फुल एंड अप्रोप्रिएट नोट्स। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको इसके वीडियो के एंड तक में आपको नोट्स मिल जाएंगे। और आज के टॉपिक में आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो में बहुत कुछ लास्ट में जो मेन टॉपिक्स वो मैंने लिए, इसलिए वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। और अगर कोई डाउट होगा तो आप बाद में कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स पहले हम लोग देखेंगे द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। कौन सा नर्वस सिस्टम? द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब ये नर्वस सिस्टम क्या है और क्या बोलना चाहता है अभी समझेंगे। कि अभी ह्यूमंस में ना कुछ 3 टाइप्स की नर्वस सिस्टम्स होते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा ही था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, नर्व सेल्स के बारे में पढ़ा था। ये नर्व सेल्स का जो पूरा सिस्टम यानी कि पूरा नर्वस सिस्टम है, उसे हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अब एक नर्व कैसे बनती है? न्यूरॉन्स प्लस न्यूरोग्लिया, इनका हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। उन दोनों को साथ में बना के नर्व बनती है। तो उन नर्व्स का जो पूरा नर्वस सिस्टम है उन्हें हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, थर्ड है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये 3 नर्वस सिस्टम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अलग अलग और भी को बहुत कुछ समझने जैसा इन तीनों में, वो आज हम लोग समझने वाले हैं। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ओके, हम लोग एक एक करके जाएंगे, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको। Central nervous system. The central nervous system consists of the brain and spinal cord. Very important question. The central nervous system consists of dash and dash, brain and spinal cord. The organization of the brain is extremely delicate and highly evolved. एक्सट्रीमली डेलिकेट है, हाईली इवॉल्व मतलब उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअली हमारा ब्रेन बहुत ही सॉफ्ट है, लेकिन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास स्कल है, इसलिए हमें ये थोड़ा सा सख्त हार्ड दिखता है। The brain is the main controlling part of the nervous system and it is safely located in the cranial cavity. Where is the brain located? In the cranial cavity, please remember it. The spinal cord is protected by the vertebral column, and the space between the delicate central nervous system and its bony covering are the protective layers called the meninges. So हमारे जो स्पेस है स्कल और ब्रेन के बीच में, वहाँ पर कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स है जिनका नाम दिया जाता है मेनेंजस। नाम है मेनेंजस। तो ये जो स्कल है और उसके स्कल और ब्रेन के बीच में जो भी एक पार्ट जो बीच में गैप है, उसमें प्रोटेक्टिव लेयर्स जिनको बोलते हैं मेनेंजस, वो प्रेजेंट होती हैं। और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हमारा बैक बोन, वो प्रोटेक्टेड है वर्टेब्रल कॉलम। मतलब कैसा है वो स्ट्रक्चर हम लोग आगे जाके पढ़ने ही वाले हैं डीप में, तो मैं बताऊंगा आपको। Cavities present in various parts of the brain are called ventricles, whereas the long tubular cavity of the spinal cord is called the central canal. So जो भी cavities ब्रेन के पार्ट्स में प्रेजेंट होती है उन्हें हम बोलते हैं ventricles। और जो एक लॉन्ग ट्यूबुलर, एक ट्यूब जैसी बड़ी लंबी कैविटी है जो कि स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है, उसे हम बोलेंगे central canal. The ventricles, central canal and spaces between the meninges and which are filled with cerebrospinal fluid. So ventricles और ये जो हमने अभी सीखा सेंट्रल कैनल कैविटी और हमने मेनिंजेस के बारे में सीखा, वो सभी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरे हुए होते हैं।
उन्हें फिल किया जाता है. दिस फ्लूइड सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम शॉक. तो ये फ्लूइड हमारे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये हमें शॉक से, मतलब अगर कोई हमें अचानक से कोई शॉक लग रहा है, यानी कि कोई झटका, तो हमारे हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, वो शॉक एब्जॉर्ब कर लेती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है. प्लीज रिमेंबर दिस सम नेम्स. थोड़ा और डीप में अब जानेंगे हम लोग ब्रेन और ब्रेन का स्ट्रक्चर और स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर. आप सब लोग इंटरेस्टिंग होने वाला है अभी आगे, क्योंकि हम लोग ब्रेन के बारे में जानेंगे. अब ब्रेन तो सबका सेम ही होता है, फिर भी लोग कम यूज़ करते हैं और लोग ज़्यादा यूज़ भी करते हैं कभी कभी. The brain of an adult man weighs about 1300 to 1400 grams and consists of approximately 100 billion neurons. So एक adult man, या adult कब होता है 18 years age, उसका brain कितना weight है उसका, it is about 1300 to 1400 grams. Can you think कि तुम्हारा brain इतना heavy है? एंड उसमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, तो वो सभी काम कर रहे होते हैं, इतने सारे न्यूरॉन्स. द लेफ्ट साइड ऑफ अवर ब्रेन, अब ब्रेन के दो साइड होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड. सो द लेफ्ट साइड ऑफ अवर ब्रेन इन कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ अवर बॉडी एंड द राइट साइड ऑफ अवर ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ अवर बॉडी. मतलब क्या बोलता है कि हमारा जो ब्रेन का लेफ्ट पार्ट है वो हमारी राइट पार्ट की जो बॉडी है उसे कंट्रोल करेगा, और जो हमारा राइट पार्ट है ब्रेन का वो हमारी लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करेगा. ऑपोजिट बॉडीज, ऑपोजिट पार्ट्स को कंट्रोल करने वाले आप बोल सकते हो. इन एडिशन द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स आवर स्पीच एंड कन्वर्सेशन, राइटिंग, लॉजिकल थिंकिंग एक्सेट्रा, whereas the right side controls artistic abilities. So left side कौन सा क्या कंट्रोल करता है हमारा, that is एंड आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लेफ्ट ब्रेन एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द राइट ब्रेन. सो लेफ्ट ब्रेन की फंक्शंस है एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, लैंग्वेज, साइंस एंड मैथमेटिक्स, यानी कि मोस्ट ऑफ योर स्टडीज आपके लेफ्ट ब्रेन के साइड से होता है. और राइट ब्रेन के फंक्शंस है हॉलिस्टिकल थिंकिंग, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी और आर्ट एंड म्यूजिक. मतलब आप बोल सकते हो कि आपके राइट ब्रेन से आपको मोस्ट ऑफ दी हॉबीज आपकी मिलती है. टैलेंट, दैट इज अगेन थिंक दैट इज योर राइट ब्रेन डस. सो ये इंटरेस्टिंग है ना जानना कि हमारा लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन कौन सा पार्ट संभालता है. लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन कितना काम करता है, वो अलग अलग पार्ट्स देखते हैं. अब हमें पता चला होगा आप लोगों को पहली बार कि साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज ये सब हमारे लेफ्ट ब्रेन से निकलता है. So you should not always take studies as interesting, not as like जबरदस्ती करना नहीं पड़ना चाहिए. You should do with enjoy. That is I wish through my videos. Now this is the structure of the brain. अब स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, लेकिन अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा. तो ये वाला डायग्राम में आई होप कि ये वाला डायग्राम को ज़्यादा समझ में आए, इसलिए मैंने ये चूज़ किया पहले, कि ये जो आपको ये ब्राउन कलर का बड़ा सा पार्ट दिख रहा है, इसे बोलते हम सेरिब्रम. व्हाट वी से सेरिब्रम. और ये जो ऐसे हम बोल सकते हैं ना, सिलवटे कपड़ों पे आती है, वैसे इस पे भी है कुछ. दैट इज कॉल्ड कॉन्वोल्यूशंस ऑफ द सेरिब्रम. What we say? Convolutions of the cerebrum. So cerebrum is the largest part of our brain. फिर आता है यहाँ पर ये एक छोटा सा थोड़ा पार्ट है जिसे हम बोलते हैं सेरिबेलम. सेरिब्रम अलग है, सेरिबेलम अलग है. ओके, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड सेरिबेलम. यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है, और अब स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर यहाँ वाला जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा. थोड़ा डरावना नाम है, लेकिन डोंट थिंक एनीथिंग एल्स मीनिंग. इट इज अ नेम ऑफ अ पार्ट, मेडुला ऑब्लोंगेटा. इन सब पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ने ही वाले हैं. एक और स्ट्रक्चर देखते हैं ब्रेन का, ये वाला. यहाँ पर आपको इंसान भी दिखेगा, तो यहाँ पर इजीली समझ में आएगा.
ये पार्ट की मैं बात करता हूँ मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये है सेरिब्रम जो कि लार्जेस्ट पार्ट है, ये 5 की बात कर रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पर ये आया है सेरिबेलम। तो ये 3 पार्ट्स मेन है हमारे ब्रेन में जो हमें आज पढ़ेंगे भी इनके बारे में डिटेल में। चलिए पढ़ते। Cerebrum. This is the largest part of our brain and consists of 2 cerebral hemispheres. तो इसमें 2 हेमिस्फीयर्स सजा हम लोग यहाँ पर देखा भी था कुछ हेमिस्फीयर्स को, ये देखिए। तो उसमें हेमिस्फीयर्स होते हैं और वो हमारा ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था। These hemispheres are joined with each other with the help of tough fibers and nerve tracts. The cerebrum occupies 2/3 of the brain, hence it is also called the large brain. मतलब हमारे ब्रेन का जो 2/3 पार्ट है वो सब सेरिब्रम ने ऑक्यूपाई किया है, तो देयरफॉर उसे हम लोग लार्ज ब्रेन की तरह भी उसे बोला जाता है। So please remember ये cerebrum is also called dash. It is called लार्ज ब्रेन, प्लीज रिमेंबर। और ये मत कंफ्यूज होना कि सेरिब्रम ब्रेन ही है पूरा कि सेरिब्रम ब्रेन का पार्ट है, मतलब क्योंकि हमने बोला है लार्ज ब्रेन उसको, मतलब आप समझोगे कि सेरिब्रम एक बड़ा सा ब्रेन है उसे सेरिब्रम बोलते हैं। नहीं, सेरिब्रम एक लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, हम उसे सिर्फ बोलते हैं लार्ज ब्रेन। Its surface has deep irregular ridges and grooves which are called convolutions. जैसे कि मैंने बोला था जैसे कपड़े पे सिलवटें आ जाती है वैसे ही उसकी सरफेस पे से कुछ मुड़े हुए पार्ट्स थे जिसे हम बोलते हैं convolutions. Convolution increases the surface area of the cerebrum and therefore a large number of nerve cells can be accommodated. तो जो convolutions है उसकी वजह से उसका जो surface area cerebrum का है वो बढ़ जाता है और उसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स आ जाते हैं, तो that is very good. नर्व सेल्स बहुत सारे आ सकते हैं उससे। ये था सेरिब्रम। अब बात करते हैं सेरिबेलम की। दिस इज द स्मॉलर पार्ट ऑफ द ब्रेन सिचुएटेड बिलो द सेरिब्रम एट द बैक ऑफ द क्रेनियल कैविटी। तो where is cerebellum situated? It is situated below the cerebrum and at the back of cranial cavity, and cerebellum is the smaller part and cerebrum is the larger part. Its surface shows shallow grooves instead of deep convolutions. तो इसमें cerebrum की जैसे convolutions ने उसकी जगह पे कुछ shallow grooves होते हैं। और cerebellum का भी एक important role होता है हमारे brain में। Medulla oblongata. This is the hindmost part of brain, and there are 2 triangular swollen structures called pyramids on the upper side of medulla oblongata. उसके ऊपर कुछ pyramids नाम के कुछ triangular swollen structures होते हैं। The medulla oblongata continues downwards as the spinal cord. medulla oblongata हमारे यहाँ पर होता है, आप बोल सकते हो, आपको ब्रेन को मूव करने में भी मदद करता है। और यहाँ पर कुछ इंजरी होने की वजह से सेरिब्रम को भी लग सकता है, तो आप बार बार इधर पीछे इंजरी होना थोड़ा रिस्की होता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर सेरिब्रम होता है, विच इज गुड, नॉट अ गुड थिंग कि सेरिब्रम को लग जाए। अब जैसे कि हमने पहले ब्रेन के बारे में पढ़ा, क्योंकि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में दोनों उसमें कंसिस्ट करता है। तो अब दूसरा आ जाता है अब स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट इज हेल्ड विद इन दिस वर्टिब्रल कॉलम। तो हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम ऐसा होगा, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होगा, आप बोल सकते हो। इट इज स्लाइटली थिक बट ग्रेजुअली टेपर्स टुवर्ड्स द एंड and there is a thread like fibrous structure as its end. मतलब उसके एंड पे कुछ एक फाइब्रस स्ट्रक्चर जो कि एक धागे जैसा होता है। इट इज कॉल्ड द फिलियम टर्मिनल। क्या बोलते हैं? फिलम टर्मिनल। ओके, देखते हैं उसका स्ट्रक्चर। हम लोग को इसमें इस चैप्टर में इतना कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं मिली है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए इस तरह का है स्पाइनल कॉर्ड। और मैंने आपको यहाँ बोल रहा था ना, ये जो पार्ट है ना, ये बाहर का, ये ब्लैक 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 ये वाला पार्ट, उसे वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ये दोनों ही साइड है ना, और ये बीच में जो रेड कलर का पार्ट है उसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। मतलब वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड, मतलब बैकबोन के अंदर। ओके, तो प्लीज याद रखना। और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से ही जुड़ा हुआ था, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा होते हैं उसके नीचे से ही स्पाइनल कॉर्ड चालू हो जाता है। ओके,
ये था स्पाइनल कॉर्ड विच इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। और अब ऐसे ऐसे वर्टिब्रल कॉलम्स में ऐसे ऐसे ये क्या पार्ट्स हैं, इनकी वजह से हम बेंड हो सकते हैं, ये बेंड होने में मदद करते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, so which is again a very important thing। अब देखते हैं कुछ, हमने अभी तक पार्ट्स ऑफ ब्रेन्स पढ़े, और हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी पढ़ा, जो कि ये सभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, उनके फंक्शंस भी अभी देख रहे हैं हम। सेरिब्रम, कंट्रोल ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट्स, concentration, planning, decision making, memory, intelligence and intellectual activities। मतलब मोस्ट ऑफ द काम हमारे सेरिब्रम ही करता है, कि वो ही हमारे इंटेलिजेंस, हमारे इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, अगर हमारा सेरिब्रम अच्छा होगा तो हम बहुत इंटेलिजेंट होंगे। सेरिबेलम क्या करता है? इट कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट्स। अब वॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या होते हैं? जो हमारे काबू में होते हैं। मेंटेनिंग द बॉडीज बैलेंस, तो सेरिबेलम हमारे बॉडीज की चलने के टाइम हमारा बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है। अगर इसलिए मैं बोल रहा था कि उसे लग जाए तो बहुत प्रॉब्लम होता है, लोगों को चक्कर आने लग जाते हैं। Medulla oblongata, control of involuntary activities like the beating of the heart, blood circulation, breathing, sneezing, coughing, salivation, etc। तो medulla oblongata हमारे बॉडी में जो भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज, यानी कि जो हमारे काबू में नहीं होते, वो एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। स्पाइनल कॉर्ड, कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम द स्किन टुवर्ड्स द ब्रेन। मतलब ब्रेन तरफ हमारे कुछ इम्पल्सेस होते हैं ना, यानी कि मैसेज, उसमें मदद करता है। हाँ, मैसेजेस स्पाइनल कॉर्ड से पास करके जाते हैं। कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स एंड ग्लैंड्स, वहाँ तक भी उनको तक मैसेज पहुँचाने का भी काम करता है। फंक्शंस एज सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस, जो कि अब हम आगे पढ़ने वाले रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें कुछ ज़्यादा नहीं है पढ़ने के लिए। The peripheral nervous system consists of the nerves originating from the central nervous system. These nerves connect the central nervous system with all parts of the body. They are of two types. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कुछ ऐसे नर्व्स में कंसिस्ट करता है जो ओरिजिनेट करते फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्टार्ट होते हैं कुछ नर्व्स, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। These nerves connect the central nervous system with all parts of the body। मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स है उन्हें हर जगह कनेक्ट करते हैं, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो टू टाइप्स के होते हैं वो नर्व्स। पहले है क्रेनियल नर्व्स। नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग ब्रेन में क्रेनियल कैविटी हमने अभी पढ़ा ही है, वो क्रेनियल कैविटी में सिचुएटेड है, इसलिए उससे सिमिलर नाम है क्रेनियल नर्व्स। तो जो भी नर्व्स जो पेरिफेरल सर्विस सिस्टम नर्वस सिस्टम के हैं, जो ब्रेन से और आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। दे आर एसोसिएटेड विद वेरियस पार्ट्स इन द हेड, थ्रोक्स एंड एब्डोमेन। दे आर 12 pairs ऑफ क्रेनियल नर्व्स। मतलब 12 जोड़ी है क्रेनियल नर्व्स के इन अवर बॉडी। स्पाइनल नर्व्स इज अ टू सेकेंड वन। अब स्पाइनल से हम लोग को क्या याद आता है? स्पाइनल कॉर्ड, तो उससे रिलेटेड होगा, देखना। नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। इससे सिमिलर है ये भी। These are associated with arms, legs, skin, and some other parts of the body. There are 31 pairs of spinal nerves in our body. सो 31 pairs है हमारे बॉडी में स्पाइनल नर्व्स के, और ये हमारे आर्म्स, लेग्स, हर जगह से कनेक्टेड होते हैं, जिस हमारे एक्शन करने में भी मदद करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट करते हैं। ये था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बहुत इजी था। अब तीसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स of involuntary organs like the heart, lungs, stomach, etc. It is not under the control of our will। मतलब जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है वो कंसिस्ट करता है नर्व्स जो ऑफ इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, यानी कि जो हमारे काबू में नहीं होते उनके ऑर्गन्स को, मतलब जैसे कि हार्ट जो हमारे काबू में नहीं होता है उसकी नर्व्स को कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। लंग्स के नर्व्स को कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। स्टमक भी हमारे इंटीरियर पार्ट जो हमारे हाथ में नहीं होता। इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। ओके,
ये 3 नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम हमने कंप्लीट किए। अब मैंने जैसे कि पहले बोला था कि आपको रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में अब कुछ बताऊंगा मैं, एक्सप्लेनेशन होने वाला है उसके बारे में भी, कि an immediate and involuntary response given to a stimulus from the environment is called a reflex action. Sometimes we react to an incident without any thinking on our part or control over the reaction. This is a response given to a certain stimulus from the surroundings. In such situations, proper control and coordination is achieved even without intervention of the brain. तो ये कभी रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है, सिंपल भाषा में बताओ कि अगर आपने किसी गर्म चीज ऐसे ही गर्म, आपको ध्यान नहीं है और आपने ऐसे ही गर्म चीज को टच कर लिया, तो आप किसी अचानक से हाथ ले लोगे, मतलब वो इतने तेज, जिसमें कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेन ने भी आपको बोला नहीं होता है, फिर भी वो हो जाता है। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, एंड इमीडिएट एक्शन और रिस्पॉन्स गिवन टू अ स्टिमुलस फ्रॉम द एनवायरमेंट। वो भी एक स्टिमुलस है। This is a response given to a certain stimulus from the surroundings. In such situations, proper control and coordination is achieved even without intervention of the brain. इन ऐसे सिचुएशंस में भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है। ये देखिए एक एग्जांपल है ये इसका रिफ्लेक्स एक्शन का। एक हॉट ऑब्जेक्ट पे अगर आपकी उंगली पड़ती है तो डायरेक्शन ऑफ इम्पल्सिव वैसे जाता है। वो देखिए एक्शन ऑफ एफरेंट, स्पाइनल कॉर्ड, सेल बॉडी, और अचानक से आपसे ले लिए थे। तो इस तरह रिफ्लेक्स एक्शन इसे ही बोलते हैं, एन इमीडिएट रिएक्शन और रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इन आवर सराउंडिंग। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल कंट्रोल। अब भूल गए होंगे, हमने पहले स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में। उसमें हमने सबसे पहला उसमें दो टाइप के कंट्रोल्स हमें मालूम पड़ते हैं। पहला है नर्वस कंट्रोल, और अब दूसरा हम लोग इतना टाइम से नर्वस कंट्रोल चल रहा था जिसमें हमने नर्वस सिस्टम बहुत कुछ पढ़ा, और अभी सेकेंड वाला आता है जो कि ज़्यादा लंबा नहीं है, जिसे हम बोलते हैं chemical control. Control and coordination in our body is also brought about with the help of certain chemical substances called hormones. Hormones are secreted by endocrine glands. These glands are also called ductless glands. So हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल ला सकते हैं हम लोग एक कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारे बॉडी में होते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम लोग हॉर्मोन्स भी बोल सकते हैं। हॉर्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी में जो ऐसे हॉर्मोन्स को बनाते हैं, और ये ग्लैंड्स को हम लोग और भी कुछ बोल सकते हैं। दूसरा नाम है डक्टलेस ग्लैंड्स। These glands do not have any arrangement of their own to either store or carry their secretions. Hence, as soon as hormones are produced, they are directly released into the blood circulation. तो इन ग्लैंड्स के पास ऐसा कोई प्लेस नहीं होता उनका खुद का कि जहाँ पर वो हार्मोन स्टोर कर सकते हैं, इसलिए डायरेक्टली जैसे हार्मोन्स बनते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में चले जाते हैं। Thus, though these endocrine glands are present at specific locations in our body, their secretions reach all parts of the body via blood. मतलब इसी वजह से इनके जो हार्मोन्स होते हैं वो पूरे बॉडी में फैल जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली ब्लड में चले जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स along with the nervous system are responsible for the control and coordination of inner body. These two systems help each other to coordinate and integrate the various activities of the body. So ये हमारी बहुत मदद करते हैं नर्वस सिस्टम के साथ हमारी पूरी बॉडी में कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली करने में। A marked difference between these two systems is that nerve impulses are fast but short-lived, whereas the action of hormones is very slow but long-lasting. So इन दोनों कंट्रोल्स के बीच में जो मेन डिफरेंस है कि क्या बोलते हैं नर्वस कंट्रोल में नर्व इम्पल्सेस यानी कि मैसेजेस वो बहुत ही फास्ट होते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए होते हैं। और केमिकल कंट्रोल में हार्मोन्स होते हैं जो बहुत स्लो होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम तक रहते हैं। It is very important that hormones are secreted only in the required quantity, and there is a special mechanism which controls the quantity and timing of hormone secretion. एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जो हमारे हार्मोन का टाइमिंग, मतलब ये टाइम पे हार्मोन बनाने हैं हमारे बॉडी में, और एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में बने वही अच्छा है, वरना हमारे बॉडी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है।
For example, whenever there is an increase in blood glucose level, certain cells in the pancreas get stimulated, and as a response, they release a greater quantity of insulin, that is liquid. So बहुत बार ऐसा होता है कि जब अगर हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, यानी कि शुगर लेवल, तो हमारा बॉडी में जो पैंक्रीज नाम का एक ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, वो ज़्यादा हार्मोन्स वो ये बनाना चालू कर देता है. ये हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चर छोटा सा. दिस आर दी एंडोक्राइन ग्लैंड्स. मैं हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही डिटेल में आंसर इसमें है. हम लोग कुछ कुछ पढ़ते हैं. हाइपोथैलेमस, इट्स एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड उसकी लोकेशन है अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड इन द फोर ब्रेन. ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड एक होता है, उसके ऊपर होता है ये. वो कुछ हार्मोन्स बनाता है, सीक्रेट्स द हार्मोन्स व्हिच कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सेक्रेटरी सेल्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी, और एट द उसकी लोकेशन है एट द बेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन के बेस में होता है. ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनल हार्मोन, इन सब को हम लोग एक्सप्लेनेशन के लिए एक अलग वीडियो में बनाऊंगा इस टेबल के लिए. तो अभी के लिए हम सिर्फ कुछ फंक्शन से पढ़ लेते हैं. थायराइड, एंटेरोलेटरल साइड्स ऑफ ट्रकिया इन नेक रीजन, मतलब थायराइड कहाँ पर है, ट्रकिया के पास है. एंड वो कुछ हार्मोन्स जो कि थायरोक्साइन, कैल्सिटोनिन, ये हार्मोन्स का नाम है. पैराथायरॉयड, इट्स अगेन अ ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड. अब इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम याद रखना. लोकेशन, फोर ग्लैंड्स बिहाइंड थायराइड ग्लैंड. फिर पैनक्रियास, वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, उसके लोकेशन है बिहाइंड द स्टमक. फोर टाइप्स ऑफ सेल्स, अल्फा सेल्स, बेटा सेल्स, डेल्टा सेल्स. ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में. एड्रीनल ग्लैंड, anterior end of each kidney. ovary on either side of uterus in women. ovary सिर्फ वुमेन्स में होता है. और टेस्टिस ग्लैंड वो सिर्फ जेंट्स में होता है, जैसे इन स्क्रोटम. एंड थाइमस इन थोरैसिक केज नियर द हार्ट. अब एक्सरसाइज, जैसे कि मैंने आपको बोला था, हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं. एक्सरसाइज का आपका पहला क्वेश्चन होता है मैच द पेयर्स एंड एक्सप्लेन. ये है क्वेश्चन, ग्रुप ए ग्रुप बी, और इसका आंसर है, और मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है. अब चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, बट लिटिल फास्टर. पहले का है बी, सेकंड का है सी, और थर्ड का है ए, एंड फोर्थ का है ई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कंप्लीट द पैराग्राफ. यहाँ पर मैंने रोमन नंबर्स 1 2 3 4 5 ऐसे दिए, जिनकी जगह पे कौन से वर्ड्स आने वाले मैं आपको बताता हूँ. पहले पैराग्राफ देखते हैं. द मिल्क वॉज ऑन द स्टोव, Vasika engrossed watching television. She smelled something burning in kitchen. The milk was boiling over. She smelled it. तो ये कुछ मिल्क के बारे में है, जिसका आंसर मैं आपको देता हूँ. 1 2 3 4 की जगह पे आपको ये वर्ड्स लिखने हैं. अगर मैं आपको वापस पैराग्राफ दिखा लेता हूँ, ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है. तो आपने देख लिया होगा कहाँ पर कौन सा है. तो अब मैं आपको वर्ड्स देता हूँ, ये रहे. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन. पहला है रूट प्रेशर. सो आपको, आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मार्क कर सकते हैं. रूट प्रेशर के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा भी था, पहले लेक्चर में देखा था. सेकेंड इज ट्रांसपिरेशन, जो भी हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मार्क कर सकते हैं. ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन वाटर फ्रॉम लीव्स गेट्स रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, जिससे वाटर लॉस भी होता है, लेकिन अननेसेसरी वाटर प्लांट्स में से निकल जाता है, विच इज गुड थिंग. अगला है नर्व सेल, जो कि कुछ हमने अभी अभी लास्ट लेक्चर्स में देखा था, पार्ट 3 में. जिन्होंने हमारा पार्ट 1 2 और 3 ऑफ नहीं देखा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, पहले वो देखिएगा. ह्यूमन ब्रेन, ये भी अभी हमने अभी भी देखा है, जो कि एक पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, लोकेटेड इन द क्रेनियल कैविटी. इसलिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो भी ब्रेन से नर्व्स निकलते हैं उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स.
रिफ्लेक्स एक्शन जो अभी अभी हमने सीखा है, an immediate and involuntary response given to a stimulus from the environment is called reflex action. So ये था क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द हार्मोन्स ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द फंक्शंस ऑफ ईच. आपके सामने इसका आंसर है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट. ये आपको उस टेबल में मिल सकता है जो हमने अभी अभी देखा, जो हम लोग आगे देखेंगे. बाकी के है ये. आई होप आपको मिल गए होंगे आंसर्स और ये हेल्पफुल भी है आपके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग. पहला वाला है एक्सप्लेन केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस एंड गिव द नेम्स एंड फंक्शंस ऑफ सम हार्मोन्स. सो अभी अभी हमने वही पढ़ा है केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में. तो ये देख सकते हैं आप. और नेम एंड फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स के लिए प्लीज रेफर द टेबल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड लोकेशन एंड इंपॉर्टेंट फंक्शंस गिवन इन मेमोरी मैप एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर. ओके, so please refer that also. Next is explain the difference between the excretory system of humans and plants. Here you have the difference between the excretory system of humans and plants. It's a excretory system of humans, excretory system of plants. Next question is explain coordination in plants with the help of suitable examples. It's a very big answer. It is continued. Here it is continued. Okay, here it is again continued, very big answer. Next is explain in your own words with suitable examples. First one is what is meant by coordination. The answer is in front of you. You can note it or take a screenshot. Next is a very big answer, that is how does excretion occur. Answer is in front of you. How is excretion in plants useful to human being? Here it's a very interesting answer because plants के बहुत सारे excretion substance हमारे बहुत काम आते हैं. Next is describe the transportation system in plants. Here in front of you it's the answer. It is continued here. It's a big answer. So with this we end, and there was a question that draw labeled diagrams, which I hope that you can find it from your textbooks. So thanks for watching, and if you liked my video then please subscribe my channel, and thanks for watching.